हे गाइस, वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइस आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका न्यू सब्जेक्ट फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स। तो ये आपका डी फार्मा सेकंड ईयर का न्यू सिलेबस है। एंड अगर हम देखें लास्ट ईयर का सिलेबस जो हमारा ओल्ड सिलेबस था, उसमें आपके इसी सब्जेक्ट को हम नाम से जानते थे फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। तो क्या है कि सिलेबस आपका न्यू है, इस वजह से क्या है इसमें कुछ टॉपिक्स आपके चेंज हो चुके हैं, जिनको सभी को यहाँ पे हम कवर करेंगे। और अगर देखा जाए तो मेरी जो आपकी फर्स्ट यूनिट है वो यहाँ पे चेंज हुई है। देन आगे हमारे जो कुछ ऐसे टॉपिक है जो आपके बी फार्मा के डी फार्मा में यहाँ पे रखे गए हैं, तो सभी को फुल डिटेल्स में यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। और गाइस क्या है कि आपका एक तरह से इंट्रोडक्शन रहेगा, आपकी जो यूनिट फर्स्ट पूरी कंप्लीट यहाँ पे रहेगी। आपसे एग्जाम्स में कितना पूछा जा सकता है इसको तो फिलहाल यहाँ पे डिसाइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपका न्यू सिलेबस है। तो क्या है, आपको अच्छे से स्टडी करनी है। आपकी जो यूनिट फर्स्ट यहाँ पे रहने वाली है। बस आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड कराने वाले सभी वीडियो लेक्चर्स जो सभी सब्जेक्ट रहेंगे आपके डी फार्मा सेकेंड ईयर के अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। चलिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फार्मेसी लॉ, यानी कौन कौन से हमारे जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं फार्मेसी लॉ के। तो गाइस आपका जो यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स। तो देखिए इसके अंदर मेनली अगर देखा जाए तो हम लॉज यानी कानून के बारे में पढ़ते हैं, हमारे जो एक्ट होते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं, साथ ही में क्या होते हैं हमारे जो रूल्स वगैरह होते हैं और जो शेड्यूल्स होते हैं। तो देखा जाए तो यही 4 पॉइंट ऐसे रहेंगे जो पूरे सब्जेक्ट में आगे पीछे आपको पढ़ने को मिलेंगे। और देखिए क्या इसकी जो डेफिनेशन एक तरह से हम कह सकते हैं, इसकी जो लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज जो है थोड़ी सी आपकी टफ यहाँ पे रह सकती है, क्योंकि क्या होता है वैसे तो काफी इजी आपका सब्जेक्ट है, लेकिन कुछ वर्ड इतने हार्ड इसमें आते हैं जिसकी वजह से ये सब्जेक्ट हार्ड आपके लिए बन जाता है। देखिए अगर आप अच्छे से समझ के सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो आपके लिए बिल्कुल भी हार्ड नहीं रहेगा। देन अगर आप इसको बिल्कुल रेक्टिफिकेशन वाला करने वाले हैं तो आपके लिए बिल्कुल ये हार्ड यहाँ पे रहने वाला है। लॉज, स्टैंडर्ड्स एंड इथिक्स कैन एक्सरसाइज कंट्रोल ऑन फार्मेसी एंड ड्रग्स। तो एक तरह से जो हमारे लॉ, तो देखिए क्या होता है फार्मेसी के अंदर जो हमारे लॉ बनाए गए यानी कानून बनाए गए, तो ऐसा तो नहीं है उनको सिर्फ ऐसे ही बना दिया गया, काफी ज्यादा सोच समझ के उनको बनाया गया है। यानी जो फार्मेसी में एक तरह से हमारी सभी चीज आ जाती है, जैसे हमारी ड्रग्स होती हैं, टेबलेट्स वगैरह, या जैसे क्या होता है किसी भी ड्रग का प्रोडक्शन वगैरह होता है, या क्या करते हैं जो मेडिकल स्टोर हम क्लिनिक्स वगैरह चलाते हैं उसमें हम दवाइयाँ वगैरह देते हैं ओपीडी वगैरह में, तो सभी क्या होती है हमारी फार्मेसी के अंडर में यहाँ पे आ जाती हैं। तो हमारे जो लॉ एक तरह से कानून हो गए, साथ ही में इथिक्स यानी हमारी जो अपनी नैतिकता हो गई। अब देखिए एक तो लॉ है जो आपको मानने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। नैतिकता क्या है, एक तरह से देखे तो आपकी ये अंदर का एक किसी भी पर्सन का क्या होता है पर्सनल एक तरह से मतलब कह सकते हैं कि उसका अपना ओपिनियन होता है, उसको पेशेंट के साथ किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से पेश आना है, या उसको पेशेंट के लिए कितने से अच्छा वो कर सकता है। तो क्या करती है हमारे जो लॉज और एथिकता एक तरह से नैतिकता होती है, ये क्या करती है कंट्रोल करती है फार्मेसी को पूरी। साथ में जो हमारी ड्रग्स होती हैं उस पर एक तरह से कंट्रोल करती है, जिससे उसका मिसयूज ना हो सके। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, लॉ इज रूल और रेगुलेशन एस्टेब्लिश्ड बाय ए गवर्नमेंट। तो देखिए हमारे जो लॉ एक तरह से कानून होते हैं, रूल्स होते हैं, तो ऐसा तो नहीं उनको डायरेक्टली बनाई दिया जाता है। क्या होता है हमारी जो रेगुलेशंस वगैरह होती हैं सभी को गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पे बनाया जाता है। अब गवर्नमेंट एक तरह से आप क्या समझ रहे हैं, जैसे हमारी पीसीआई होती है यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो आपकी लखनऊ में प्रेजेंट है, एक तरह से जो यूपी की है, तो क्या होता है उसी के थ्रू ये सब कानून यहाँ पे बनाए जाते हैं, जो कि गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के एक तरह से कह सकते हैं कि उससे वो सुझाव लेती है। उसके बाद क्या होता है कोई भी रूल्स और रेगुलेशन यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाता है। चलिए थर्ड पॉइंट यहाँ पे हम देख लेते हैं, इथिक्स इज द स्टडी ऑफ वैल्यूज और प्रिंसिपल्स गवर्निंग पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तो क्या होता है जो हमारे इथिक्स होता है एक तरह से हमारी नैतिकता होती है, उसके अंदर क्या करते हैं हम स्टडी करते हैं एक तरह से एथिक्स में वैल्यूज़ की जो हमारी क्या होती है अपनी पर्सनल वैल्यूज़ होती हैं, साथ में प्रिंसिपल्स जो हमारे गवर्निंग की जाती हैं पर्सनल रिलेशनशिप। एक तरह से क्या करती है हमारी जो पर्सनल एक तरह से रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, यानी मान लीजिए क्या है हम फार्मासिस्ट हैं, अब आप डी फार्मा कर रहे हैं, उसके बाद फार्मासिस्ट आप बन जाते हैं, जब आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है तो आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आप बन जाते हैं। तो आपकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं किसके थ्रू, जो हमारा एक तरह से प्रोफेशन है फार्मेसी, या क्या करते हैं आप आगे जाके कहाँ पे वर्क करते हैं, इंडस्ट्री में आप वर्क करते हैं, आप पेशेंट को किसी को दवाई वगैरह देते हैं टेबलेट्स वगैरह, तो क्या होता है आपकी क्या पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये सभी क्या होती है हमारी इसके अंदर एक तरह से गवर्निंग की जाती है गवर्नमेंट के थ्रू यानी पीसीआई के थ्रू। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम देख लेते हैं, 5 प्रिंसिपल्स ऑफ कोड ऑफ इथिक्स इन फार्मेसी। तो देखा जाए जो कोड ऑफ इथिक्स है हमारा यहाँ पे नैतिकता एक तरह से, तो उसके यहाँ पे 5 प्रिंसिपल्स होते हैं फार्मेसी के अंदर, जो यहाँ पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं बेनिफिशियंस। तो देखिए बेनिफिशियंस हमारे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट रहेगा, इसके अंदर हम देख लेते हैं बेनिफिशियंस इनकरेजेस द फार्मासिस्ट टू एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट्स।
तो देखिए सीधा सीधा समझिए क्या होता है, कोई भी पेशेंट्स आपके पास क्या आता है, दवाई लेने के लिए आता है। तो एक तो ये है कि आप उसको सीधे सीधे दवाई दे देंगे, भेज देंगे, चलिए फिर भी दवाई लेकर वो जा ही रहा है। लेकिन एक इतना होता है कि कितना बेनिफिट आप किसी भी पेशेंट्स के लिए कर सकते हैं, एक तरह से आप अपनी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं वहाँ पे अपने प्रोफेशन के थ्रू। तो कुछ तो ऐसे होते हैं पेशेंट जिनको क्या होता है कि इजिली आपने छोटी मोटी बीमारी है, दवाई दे दी, चलिए चला गया। लेकिन क्या होता है, कुछ ऐसे बंदे भी होते हैं जिनको बीमारी तो कुछ बड़ी है, लेकिन क्या होता है थोड़े वो अपनी फैमिली बैकग्राउंड से थोड़े वीक वगैरह होते हैं, लेकिन क्या होता है उनको इलाज भी उस चीज़ का कराना है। तो क्या होता है, क्या बेनिफिट एक डॉक्टर उनको दे सकता है, एक तरह से फार्मासिस्ट होता है, वो उनको प्राइस थोड़े डाउन कर सकता है। जहाँ पे वो क्या कर रहा है, ज़्यादा पैसे कमा रहा है वो कम कमा सकता है। देन उसको अच्छा सुझाव दे सकता है उसकी डाइट के बारे में, या वो किस तरह से वो पेशेंट अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है उसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम देख लेते हैं फाइडेलिटी। तो देखिए फाइडेलिटी क्या होती है, एक तरह से इसको भी हम कह सकते हैं हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किसके लिए, पेशेंट्स के लिए। फाइडेलिटी एड्रेसेस ए पर्सन रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी लॉयल एंड ट्रूथफुल इन देयर रिलेशनशिप विद पेशेंट्स। यानी जी क्या होता है, जो भी फार्मासिस्ट है वो क्या कर रहा है, ओपीडी में चलिए वर्क कर रहा है, क्या कर रहा है, डिस्पेंस कर रहा है वो ड्रग्स को, किस चीज़ के लिए, पेशेंट्स के लिए। तो कितना उसके लिए क्या रहता है, वो ट्रूथफुल रहता है। मान लीजिए आपने दवाई तो दे दी, लेकिन आप उसको अच्छे से समझाते कि भाई आपको क्या करना है, एक तरह से 3 टाइम इसको खाना है, या आप कह सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से आप इसको किस टाइम वगैरह और किस चीज़ के साथ में आप इसको ले सकते हैं। एक तरह से क्या आप कितने ट्रूथफुल रहते हैं उस पेशेंट्स के लिए। तो कुछ तो आपने देखा होगा, कुछ डॉक्टर्स फार्मासिस्ट वगैरह होते हैं, उनको एक तरह से अपने ऊपर गुरूर हो जाता है कि भाई हम फार्मासिस्ट हैं। वो सामने वाले बंदे को ऐसे समझते हैं कि भाई वो कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या होता है, आपको एक तरह से अपनी लॉयल्टी को यहाँ पे नहीं भूलना है। यानी आपको जो प्रोफेशन है उसके थ्रू आपको लॉयल रहना है, उसके लिए आपको लॉयल रहना है। तो यही क्या होता है, एक तरह से हमारी फाइडेलिटी होती है, एक तरह से कह सकते हैं इसको ईमानदारी हमारी क्या होती है पेशेंट्स के साथ में। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं वेरासिटी। तो चलिए इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, हम इसको देख लेते हैं। द प्रिंसिपल्स ऑफ वेरासिटी और ट्रूथ टेलिंग रिक्वायर्स दैट हेल्थ केयर प्रोवाइडेड बी ऑनेस्ट इन देयर इंटरेक्शंस विद पेशेंट्स। तो देखिए सभी में एक तरह से देखिए सभी पॉइंट हमारे उसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या होता है, हमारे जो प्रिंसिपल्स एक तरह से होते हैं वेरासिटी के। तो कह सकते हैं आपका जो पेशेंट, कोई भी मान लीजिए पेशेंट्स आपके पास है या किसी को आप सलाह दे रहे हैं, तो कितनी ट्रूथ टेलिंग, कितना सच आप उसको बता रहे हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं सिर्फ पीछा छुड़ाते कि भाई ठीक है चलो ये इस तरह से आप इसका इलाज कर लीजिए सही हो जाएगा। लेकिन कुछ डॉक्टर्स यानी फार्मासिस्ट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल पर्सनली उनको बहुत ही अच्छा मतलब एक तरह से सुझाव देते हैं कि आप इस चीज़ को मत कीजिए, आप इसको कीजिए, जिससे आपको जल्दी ही इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके, पैसे भी कम खर्च हों और आपकी हेल्थ भी अच्छी एक तरह से हो सके। तो क्या करते हैं, यानी कितनी अच्छी एक तरह से कह सकते हैं सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं पेशेंट्स के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे जस्टिस। तो जस्टिस से आपको सीधा सीधा समझ आ रहा होगा, यानी कितना आप उसके साथ न्याय करते हैं, जस्टिस करते हैं किसी भी पेशेंट्स के साथ में। तो कुछ तो क्या होते हैं, डॉक्टर्स ऐसे होते हैं कि क्या करते हैं भाई, इलाज भी कर देते हैं, पैसे भी काफ़ी ज़्यादा ले लिए उन्होंने, लेकिन इलाज भी अच्छा वहाँ पे नहीं किया। तो क्या कहते हैं इसको, एक तरह से आपने जस्टिस नहीं किया है पेशेंट के साथ में। फार्मासिस्ट सीक जस्टिस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ रिसोर्सेज। यानी मान लीजिए आपके पास बहुत ही सारी नॉलेज है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उसको एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं सोसाइटी में या अपने प्रोफेशन में। तो क्या होता है, आपके पास अगर अच्छी नॉलेज है और आप किसी को अच्छी नॉलेज दे सकते हैं किसी भी डिसीज से रिलेटेड या उसकी एक अच्छी लाइफ जी सके इससे रिलेटेड, तो आपको उसके साथ में जस्टिस करना चाहिए। यानी एक तरह से देखा जाए तो आपको बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहिए किसी भी पेशेंट से। कुछ होते हैं ना, क्या होता है, सिर्फ डायरेक्टली उसको सुझाव दे देते हैं आप ऐसा कर लो ऐसा कर लो, लेकिन सच में उनको खुद ही नहीं पता होता है कि ये सही भी है या यहाँ पे नहीं है। देन चलिए 5th पॉइंट यहाँ पर हम देख लेते हैं, ऑटोनॉमी। ए फार्मासिस्ट शुड नेवर डिस्क्लोज एनी इन्फॉर्मेशन which he has acquired during his professional activities to any third party or person unless required by law to do so। तो क्या होता है, इसका सीधा सीधा मीनिंग्स यहाँ पे निकल के आता है। जो फार्मासिस्ट है, मान लीजिए आप एक फार्मासिस्ट हैं, तो आपके पास क्या बहुत ही टाइप की क्या है, आपके पास इंफॉर्मेशन है अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, तो आपको उसको क्या करना है, यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करना है। डिस्क्लोज का मीनिंग से क्या होता है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास, तो आप उसको अपने ही अंदर एक तरह से बंद करके रखें अपने माइंड के अंदर, आप उसको ओपन ना करते फिर दूसरों के सामने। इससे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरह से नुकसान हो सकता है। अब नुकसान किस तरह से हो सकता है, मान लीजिए आप किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की प्रिपरेशंस करते हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करते हैं, और उस इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, आप किसी अदर कंपनी के बंदे को बता देते हैं। मान लीजिए आप किसी अच्छी दवाई का प्रोडक्शन कर रहे हैं जो आपकी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चल भी रही है, लेकिन आपने उसी इन्फॉर्मेशन को किसी अदर बंदे को बता दिया जिससे वो भी इस चीज़ को करने की सोचेगा। तो इससे क्या होता है, मतलब एक तरह से नुकसान हो सकता है आपकी कंपनी को और आपको खुद भी वहाँ पे नुकसान हो सकता है।
तो आपको इस इन्फॉर्मेशन को किसी भी थर्ड पार्टी को नहीं बताना है, जिससे कि वो इस तरह की मतलब एक तरह से कोशिश करे। जब तक कि क्या हो, आपकी जो एक तरह से कंपनी है या आपके क्या है कोई भी लॉ है आपके यानी गवर्नमेंट के थ्रू जो बनाए जाते हैं, जब तक उनकी परमिशंस आपको ना हो, तो यही क्या होती है, हमारी ऑटोनॉमी यहाँ पे होती है। देन चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं डिफरेंट बिटवीन लॉ एंड इथिक्स। यानी कुछ बच्चों को डाउट रहता है यहाँ पे लॉ एंड इथिक्स में, जो आपका यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो हमने इसको पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, जिससे आप इसको इजीली स्टडी कर सकें। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं लॉ में हमारा पॉइंट, फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट्स। तो देखिए कोई भी लॉ होता है तो वह ऐसे ही पास नहीं होता है, क्या होता है उसको गवर्नमेंट से एक तरह से पास भी कराना होता है, जब भी कोई हम न्यू कानून एक तरह से लॉ यहाँ पे बनाते हैं। इथिक्स में हम देख लेते हैं अनरिटन प्रिंसिपल्स। इस तरह से जो आपकी नैतिकता होती है आपके नेचर में होती है, इसमें किसी भी रिटन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे नहीं होती है। इंटरप्टेड बाय कोर्ट। तो देखिए क्या होता है यहाँ पे जो हमारे लॉ होते हैं उनको एक तरह से कोर्ट के थ्रू एक रेगुलेट वगैरह किया जाता है, लेकिन हमारे जो क्या होते हैं यहाँ पे इथिक्स होते हैं, क्या होते हैं हमारे इंडिविजुअल होते हैं, यानी इसको एक तरह से देखिए किसी के भी थ्रू यहाँ पे रेगुलेट यहाँ पे नहीं किया जाता है। देन चलिए थर्ड पॉइंट यहाँ पे हम देख लेते हैं इस्टेब्लिश्ड बाय लेजिस्लेटर्स। तो क्या होता है हमारे जो लॉ होते हैं इनको क्या लेजिस्लेटर के थ्रू एक तरह से बनाया जाता है या इस्टेब्लिश हमारा किया जाता है। और साथ ही हमारी जो क्या होती है नैतिकता एक तरह से इथिक्स हमारा होता है, तो इसको प्रेजेंटेड किया जाता है बाय फिलोसफर्स और रिलीजन्स और प्रोफेशनल ग्रुप्स। तो मान लीजिए कोई भी इथिक्स आपका भाई क्या है, नैतिकता है, ये जो फिलोसफर्स होते हैं जो आपके रिलीजन्स होते हैं। तो रिलीजन्स में क्या होता है, जैसे हिंदू होते हैं, मुस्लिम्स होते हैं, सिख ईसाई वगैरह होते हैं, तो उनमें पहले से क्या होता है उनके मतलब चला आता है एक परंपरा एक तरह से कि भाई ये इसको करना पाप है, इसको करना सवाब का काम है। तो इस तरह से क्या होते हैं जो फिलोसफर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से किस चीज़ को मतलब किसने किया और क्या उससे बेनिफिट्स उसको मिला, क्या उसको हार्म मिला। जैसे हमारी बुक्स वगैरह होती है अच्छा एक्सप्लेन हमारा इसको यहाँ पे कर देती हैं। फोर्थ पॉइंट हम देख लेते हैं एप्लीकेबल टू एवरीवन। तो कहते क्या होता है जो भी हमारा लॉ होता है वो सबके लिए क्या होता है, बिल्कुल सिमिलर होता है। ऐसा नहीं है किसी बंदे के लिए ये लॉ मान्य है किसी के लिए मान्य नहीं है। लेकिन क्या होता है हमारे जो यहाँ पे नैतिकता एक तरह से होती है तो हमारी पर्सनल चॉइस होती है। तो क्या होता है किसी भी रिलीजन से हम अपना भी सकते हैं, उसको छोड़ भी सकते हैं। साथ में क्या होता है किसी की बात हम मान सकते हैं, नहीं मान सकते, किसी के साथ अच्छा कर सकते हैं, बुरा कर सकते हैं। तो ये होता है हमारी पर्सनल चॉइस होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रायोरिटी डिसाइडेड बाय कोर्ट। तो इसकी जो प्रायोरिटी होती है कोर्ट के थ्रू यहाँ पे डिसाइड की जाती है। साथ में यहाँ पे क्या होती है इसकी प्रायोरिटी डिटरमाइन की जाती है बाय इंडिविजुअल। तो भाई क्या होता है आपकी जो नैतिकता है उसको आप खुद से जो चाहें कर सकते हैं, किसी की भी यहाँ पे क्या होता है प्रायोरिटी लेने की आपकी जरूरत यहाँ पे नहीं होती है। कोर्ट मेक्स फाइनल डिसीजन। तो आपने देखा है ना मूवीज वगैरह में देखा होगा कोई केस वगैरह हो जाता है तो क्या होता है डायरेक्टली वो केस हमारा कोर्ट में जाता है, जहाँ पर जो जज होते हैं वो फाइनल डिसीजन अपना यहाँ पे सुनाते हैं। इसमें अगर हम देखें नो एक्सटर्नल डिसीजन मेकर्स। तो क्या होता है हमारे खुद के रूल्स होते हैं, अपने खुद के हमारे एथिक्स होते हैं जो हम खुद से चलाते हैं पर्सनली। तो इसमें किसी भी दूसरे बंदे की रिक्वायरमेंट्स हमें यहाँ पे नहीं होती है इसको बनाने के लिए। देन चलिए नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे देख लेते हैं फार्मेसी लॉ। तो देखिए फार्मेसी लॉ हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। चलिए इसके अंदर हम पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। फार्मेसी लॉ डिस्क्राइब फॉर फार्मासिस्ट द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ डे टू डे प्रैक्टिस। तो क्या होता है जो हमारे फार्मेसी एक तरह से प्रोफेशन है, तो देखा जाए तो दिन पे दिन एक अच्छी क्या होती है इसमें इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है, या क्या होता है इसमें चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। और क्या होता है फार्मासिस्ट जो होता है वो मान लीजिए किसी का मेडिकल स्टोर है तो उसे किस चीज़ की एक तरह से प्रैक्टिस होती है, भाई क्या करना है, इसको इस तरह से वर्क करना है, इस वर्क को इस तरह से करना है, इन दवाइयों को यहाँ पे सेटल करना है या इस तरह से मतलब इसको दवाई देनी है। तो सब क्या होता है उनको डे टू डे प्रैक्टिस जो होती है एक तरह से उसको डिस्क्राइब करता है यहाँ पे जो फार्मेसी लॉ होता है। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर आप कुछ ज़्यादा ही बोलते हैं, तो क्या होता है देखिए आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी अच्छे से मिल जाए इसलिए क्या होता है हम उसको डीपली एक्सप्लेन करते हैं, वरना हम चाहे तो आपको बिल्कुल थोड़े से टाइम में पूरे टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा नुकसान आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। फार्मेसी लॉज आल्सो डिफाइंड द रिलेशनशिप फार्मासिस्ट हैव विद द पब्लिक दे सर्व। तो क्या होता है जो फार्मेसी लॉ एक तरह से फार्मेसी के हमारे कानून बनाए गए हैं, तो ये डिफाइन कर सकते हैं हमारा रिलेशनशिप। क्या होता है डिफाइन करते हैं हमारी जो रिलेशनशिप है किस चीज़ के साथ में, पेशेंट्स के साथ में, सोसाइटी के साथ में, या खुद फार्मेसी के साथ में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं द पर्पस ऑफ फार्मेसी लॉ। तो देखिए क्या होता है जो हमारे फार्मेसी के कानून होते हैं, तो ऐसा तो नहीं है हम किसी भी कानून को ऐसे ही बना देते हैं कि चलिए भाई हमने एक कानून बनाया है और इसको अब से यहाँ पे एक तरह से यूज़ किया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसका कोई ना कोई पर्पस होता है। अभी पर्पस जो होता है हमारा फ्यूचर में जाके काम आ सकता है या प्रेजेंट में भी हमारा काम यहाँ पे आ सकता है। जैसे देख लेते प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ। अब कोई भी कानून बनाया जाता है तो पब्लिक की हेल्प के लिए बनाया जाता है। एडिशनल यूज ऑफ ड्रग,
यानी एक तरह से देखें मेडिकल यूज ऑफ ड्रग का मीनिंग्स यहाँ पे निकल के आ रहा है, जो भी हमारी ड्रग्स होती हैं उसका किस तरह से हम यूज कर सकते हैं किसी भी पेशेंट्स की डिसीज के लिए और उसकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ड्रग एब्यूज। तो ड्रग एब्यूज का यहाँ पे मीनिंग सीधा सीधा आ रहा है, जो हमारी ड्रग्स होती हैं उसका हम एब्यूज एक तरह से जो यूज हमें नहीं करना है वो हम ना करें। यानी किसी भी ड्रग को मान लीजिए आप लॉन्ग टाइम तक खा रहे हैं या आप किसी नार्कोटिक ड्रग का सेवन कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी हेल्थ पे साइड इफेक्ट हो रहे हैं, तो इस तरह से हमको क्या करने बचाते हैं जो हमारे होते हैं यहाँ पे फार्मेसी लॉ, एक तरह से फार्मेसी के कानून। देन चलिए नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे हम देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी लॉ। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारी जो फार्मेसी लॉ है उसकी क्या हिस्ट्री है। तो ज़्यादा डीपली हम इसमें नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना ही यहाँ पे आपको स्टडी कराएंगे जितना आपके लिए इनफ रहे। चलिए फर्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। ड्यूरिंग 1920 और 30 there were number of reports of harmful substitutes and adulterants being marketed in। तो क्या होता था जब 1920 और 1930 हमारा चल रहा था उस टाइम जो क्या होती है हमारी रिपोर्ट्स थी हार्मफुल सब्स्टिट्यूएंट्स की। तो आजकल तो ऐसा होता है हमें पता चल जाता है कौन सा सब्सटेंस हमारे लिए हार्मफुल है कौन सा बेनिफिशियल है, तो उस टाइम ऐसा नहीं होता था। साथ ही में हमें उस टाइम ये भी नहीं पता चलता था जो हमारी ड्रग है वो कितनी हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। तो मार्केट में क्या होता था इजिली हमारी ड्रग्स आ भी जाती थी और हमें यहाँ पे पता भी नहीं चलता था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। जेन्युइन ड्रग्स एंड टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ सच ड्रग्स वर पब्लिश्ड इन इंडियन प्रेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो पहले क्या होता था, आजकल तो हमें पता चल जाता है भाई कौन सी ड्रग से साइड इफेक्ट हो गया तो उसको इजीली हम पता लगा लेते हैं, लेकिन 1920 और 1930 के टाइम में अगर हम देखें तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। जो हमारी ड्रग है एक तरह से मार्केट में आई उसने किसी भी बंदे को टॉक्सिक इफेक्ट यानी साइड इफेक्ट उसमें कर दिया, तो क्या होता था इसको पता चलता था न्यूज़पेपर के थ्रू, वो भी टाइम टू टाइम। यानी मान लीजिए आज किसी बंदे की डेथ हो गई है किसी ड्रग्स की दवाई की वजह से, तो प्रेस के थ्रू वो कल पता चलता था कि इस ड्रग के थ्रू इस बंदे की क्या हो गई यहाँ पे डेथ हो गई एडमिनिस्ट्रेट करने से। देन चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स of Indian Medical Gazette, during this period there was absolutely no control over the manufacturing, sale and distribution of drug in India। तो अगर हम 1920 और 1930 के पीरियड में अगर हम देखें तो हमारी जो ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग होती थी और साथ में उसकी सेल यानी एक तरह से कह सकते हैं बिक्री वगैरह हम करते थे, बेचते थे ड्रग्स को, साथ ही में जो हम डिफरेंट जगह पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, तो उस पर कोई भी उस टाइम कंट्रोल नहीं होता था। कोई भी बंदा जो क्या कर रहा है ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कोई भी बंदा जिसको मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है ड्रग्स को, तो ये सब क्या थे हमारे एक तरह से उस टाइम पर ये थे। लेकिन आज के टाइम में अगर हम देखें तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जो हमारे लॉज या कानून वगैरह बन गए हैं तो उसी के थ्रू किसी भी ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। एक तरह से जो फार्मासिस्ट वगैरह होते हैं वो ड्रग को बेचते हैं, साथ में क्या होता है जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की जाती है वो भी रूल्स और लॉ ऑन एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे की जाती है। यही क्या थी हमारी यहाँ पे हिस्ट्री थी। तो इतनी हिस्ट्री आपके लिए इनफ हो जाती है, बिल्कुल डायरेक्टली आपसे हिस्ट्री यहाँ पे नहीं पूछी जाएगी, आपको टॉपिक के साथ में मिला के पूछी जाएगी। चलिए नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉज इन फार्मेसी, यानी जो हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं फार्मेसी लॉ, इसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हम देखें, इंश्योर दैट पेशेंट रिसीव ड्रग ऑफ रिक्वायर्ड क्वालिटी। यानी मान लीजिए कोई पेशेंट अगर ड्रग लेने आ रहा है तो उसको जो उसको बीमारी है उससे रिलेटेड उसको यानी उसके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग वो ड्रग दी गई है या नहीं दी गई है उसको इंश्योर किया जाता है यहाँ पे एक तरह से फार्मेसी लॉ के अंदर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। दीज लॉ एसोसिएटेड विद द हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। तो ये जो लॉ होते हैं ऐसा नहीं है किसी के नुकसान के लिए बनाए जाते हैं, जो हमारी सोसाइटी होती है उसकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ यहाँ पे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारी क्या ओरिजिन होती है। तो चलिए इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। इन 1811 फर्स्ट केमिस्ट शॉप ओपन बाय मिस्टर बैथगेट हु केम टू इंडिया विद ईस्ट इंडिया कंपनी इन कोलकाता। तो हम एक तरह से कह सकते हैं 1811 से पहले इंडिया के अंदर कोई भी केमिस्ट शॉप नहीं थी। 1811 में जो मिस्टर बैथगेट थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कोलकाता के अंदर आए जिन्होंने केमिस्ट शॉप यहाँ पे ओपन की। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। 1910 फिर क्या हुआ जब केमिस्ट शॉप इंडिया के अंदर ओपन हो गई तो 1910 में क्या हुआ यहाँ पे स्टार्टिंग हो गई मैन्युफैक्चरिंग टिंचर की और स्पिरिट की। और जब इतना इंडिया के अंदर हो गया था उसके बाद जो डेवलपमेंट था वो इंक्रीज होता यहाँ पे चला जा रहा था। फिर क्या हुआ 1901 में बंगाल के अंदर केमिकल और फार्मास्यूटिकल वर्क स्टार्ट हो गए और एक स्मॉल फैक्ट्री भी यहाँ पे स्टार्ट की गई कोलकाता के अंदर बाय आचार्य पीसी रे के थ्रू। चलिए नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे हम देख लेते हैं। वेरियस एक्ट रिलेटेड टू ड्रग एंड फार्मेसी प्रोफेशंस। तो यहाँ पे हम देखेंगे थोड़े से एक्ट जो हमारे क्या रहेंगे, आगे हम उनकी फुल डिटेल्स में स्टडी करेंगे, हमारे अगली यूनिट्स जो यहाँ पे रहेंगी। फार्मेसी के प्रोफेशंस और ड्रग्स रिलेटेड जो हमारे एक्ट होते हैं वो ही यहाँ पे हम देखने वाले हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस
यानी आज़ादी के बाद 1947 में द अदर एक्ट वर आल्सो इनेक्टेड एज पर रिकमेंडेशंस ऑफ डीईसी। सीधा सीधा हम कह सकते हैं जब क्या हुआ, इंडिया को आज़ादी मिल गई थी 1947 में, उसके बाद जो हमारे एक तरह से रूल्स थे यहाँ पे फार्मेसी के, वो यहाँ पे एक तरह से रेगुलेट किए गए, यहाँ पे बनाए गए। अब हम देखेंगे कौन कौन से एक्ट है जो आगे हम स्टडी करेंगे और हमारे जो एक्ट यहाँ पे रिलेटेड होते हैं फार्मेसी से और ड्रग्स से। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे आता है फार्मेसी एक्ट 1948, यानी हमारा जो फार्मेसी एक्ट है हमारा 1948 में आया था। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे रहेगा द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954, तो ये एक्ट हमारा 1954 में आया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्ट 1955। तो देखिए जितने हमारे ये एक्ट हैं सभी को आगे इन पर आपको फुल चैप्टर्स और यूनिट्स आगे मिलने वाली हैं, तो सभी को यहाँ पे फुल डिटेल्स में हम स्टडी इनको करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे जैसे ड्रग प्राइस कंट्रोल एक्ट 1979 एंड चेंज एक्ट 1987। तो देखा जाए तो हमारे ड्रग प्राइस कंट्रोल एक्ट आया था, एक तरह से जो हमारी ड्रग्स वगैरह होती हैं जिनके प्राइस को कंट्रोल किया जाता है, जिससे मैक्सिमम प्राइस पर आप किसी भी ड्रग को नहीं बेच सकते। तो हमारा 1979 में आया था और इसमें एक तरह से कुछ चेंज भी किए गए थे इसको थोड़ा सा अच्छा करने के लिए, वो 1987 तक इसमें कर दिए गए थे। तो लास्ट हम इसमें देख लेते हैं नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। तो नारकोटिक जो हमारी ड्रग्स होती है उनको एक तरह से कैसे कंट्रोल करना है, या कौन उनको सेल कर सकता है, कौन इनको इंपोर्ट कर सकता है, इनको कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट बनाया गया था 1985 में। तो बस इससे अलग भी आपके जैसे प्रेगनेंसी एक्ट आपका हो जाएगा, टाइप के आपके अदर भी यहाँ पे रह गए हैं जिनको आगे हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे, आपके लिए इतना ये इनफ यहाँ पे रहेगा। अब लास्ट में यहाँ पे हम देख लेते हैं मिसलेनियस एक्ट, यानी अदर कुछ एक्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे द इंडस्ट्रीज एक्ट 1951 में हमारा आया था, द इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 में आया था, फैक्ट्री एक्ट हमारा आया था यहाँ पे 1951 में, इंडियन पेटेंट एंड डिज़ाइन एक्ट 1970 में आया था, और हमारे यहाँ पे जो लास्ट हम देखेंगे ट्रेड एंड मर्चेंडाइज वर्क एक्ट 1958 में आया था। तो गाइस ये आपके कुछ एक्ट है यहाँ पे, जो वैसे तो हमने यहाँ पे थोड़े थोड़े इनको समझाए, लेकिन आगे हम इनको फुल, तो आपका टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और गाइस एक इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी, क्या होता है कुछ बच्चों की कमेंट्स आती है कि सर आपने किसी का कॉपी किया है। तो देखिए फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपकी डी फार्मा की बुक में अच्छे नहीं दिए होते, तो उन टॉपिक को हम क्या करते हैं आपकी बी फार्मा वाली बुक से हम ले लेते हैं। अब हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी इजी लैंग्वेज में दिए होते हैं और थोड़ी अच्छी मतलब एक तरह से लैंग्वेज होती है जिससे इजीली आपको क्या हो सके यहाँ पे याद हो सके। तो हम बी फार्मा की बुक से कुछ कंटेंट आपके डी फार्मा के लिए उठा लेते हैं जितना आपके लिए इनफ रहे। तो इसका मीनिंग ये नहीं निकलता है कि हमने किसी और की कॉपी की है, देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कुछ टॉपिक जो होते हैं ऐसा होता है जो अदर टीचर्स पढ़ा रहे हैं उन्होंने भी एक बुक से ले लिए और हमने भी एक बुक से ले लिए, तो कुछ मैचिंग यहाँ पे काफ़ी सारा कंटेंट हमारा हो जाता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें जिससे उनको भी इसका बेनिफिट्स मिल सके। और गाइस आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के वीडियो लेक्चर देखने के लिए। और इसकी PDF लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और अगर आप हमसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम ID को फॉलो कर सकते हैं, जिस पर आप अपनी कोई भी पर्सनल बात आपकी होती है, कोई भी मतलब ऐसी बात जो कमेंट सेक्शन में आप नहीं पूछ पा रहे हैं, तो वो भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में।